हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रशोद शर्मा और आप देख रहे हैं टिन फिल्म एडवेंचर्स का शो राजनीति कल्चर लाइव। डेमोक्रेसी के लिए एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होनी चाहिए और उतना ही इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन। क्या हमारे देश में स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन है? इस विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं मशहूर लेखक और राजनीतिक विश्लेषक श्री वेद माथुर जी। माधव साहब, ये तो हम सभी जानते हैं कि लोकतंत्र के लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन आवश्यक है, लेकिन क्या कांग्रेस इस रोल को निभा पा रही है? कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाने में पूरी तरह असफल सिद्ध हुई है और अभी नहीं लगता है कि कांग्रेस या इसके नेता विपक्ष की भूमिका निभाने में समर्थ है। इसका एक कारण ये भी है कि किसी ज़माने में मुख्य रूप से हिंदुस्तान में दो ही पार्टियां हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे जो रीजनल पार्टीज़ का उदय हुआ है उससे कांग्रेस स्वतः कमज़ोर होती चली गई और मुझे ये भी लगता है कि वो विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही है ठीक से। इसका एक बड़ा कारण कांग्रेस का आंतरिक लीडरशिप का संकट भी है। आपको कांग्रेस में लीडरशिप की क्या कमी लगती है, क्या या फिर क्या समस्या लगती है? कांग्रेस में सबसे बड़ा संकट लीडरशिप को लेकर है। ये राहुल गांधी जी हैं, वो पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं है। किसी भी इतनी बड़ी पार्टी को चलाने के लिए फुल टाइम प्रेसिडेंट की ज़रूरत है। राहुल गांधी उतना समय नहीं दे पाते हैं। वो बीच बीच में विदेश चले जाते हैं 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, और कई बार तो जहाँ संसद में महत्वपूर्ण बिलों पर चर्चा होनी होती है वहाँ वो संसद में भी अनुपस्थित रहते हैं। तो ये लीडरशिप का क्राइसिस है। मेरा सुझाव ये है कि कांग्रेस को भले ही राहुल गांधी या सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी कोई भी अध्यक्ष बने, लेकिन उनको एक कार्यकारी अध्यक्ष की ज़रूरत है जो फुल टाइम काम करे, जो देर रात तक काम करे, सुबह जल्दी सोकर उठे और 365 दिन काम करे। यदि ऐसी लीडरशिप होगी तो कांग्रेस में जान आ सकती है। माथुर साहब, ये बताइए कि कांग्रेस कहाँ चूक कर गई है? मेरा ये मानना है कि कांग्रेस सबसे बड़ी गलती ये कर रही है कि वो हर मुद्दे का विरोध करते हैं, और कई बार तो क्या होता है कि भारतीय जनता पार्टी एक जाल फेंकती है और उस जाल के अंदर कांग्रेस फंस जाती है। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि अभी जो नागरिकता संशोधन बिल आया CAA, उसका विरोध करने का क्या औचित्य था? उसके अंदर किसी भी मौजूदा भारतीय की नागरिकता को कोई खतरा नहीं था, पर कांग्रेस ने इस बिल का विरोध किया। इसी प्रकार कश्मीर को लेके जो धारा 370 है उसको हटने के फ़ायदे ज़्यादा हैं, लेकिन कांग्रेस ने उसका भी विरोध किया। इसी तरह कुछ और मुद्दे हैं, जैसे 3 तलाक का मुद्दा है, जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा है, राष्ट्रवाद का मुद्दा है। इन मुद्दों पे कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से अलग लाइन क्यों लेती है? भारतीय जनता पार्टी ये सिद्ध करना चाहती है कि कांग्रेस है वो एंटी नेशनल है और हिंदुओं के विरुद्ध है और वो भारत का अहित करना चाहती है, और कांग्रेस उनके इस ट्रैप में फंस जाती है। तो वो ऐसा क्यों करते हैं? कुछ मुद्दे उनको ऐसे मानने चाहिए जिसमें वो भारतीय जनता पार्टी के उन मुद्दों से सहमति दे दें, उसमें उनका फ़ायदा है। दूसरा, आप यदि हर बात का विरोध करते हैं, हर चीज़ का आपको अपोज करना है हर बात को, तो उससे जो आप विरोध करते हैं उसका महत्व भी खत्म हो जाता है। कांग्रेस की छवि को लेकर क्या समस्या है? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस अपनी छवि को लेकर खुद जागरूक नहीं है। जैसे भारतीय जनता पार्टी का प्रयास रहता है कि उनकी एक एंटी नेशनल और एंटी हिंदुइज़्म छवि बने, और वो उस खुद भी ऐसी हरकतें कर देते हैं, ऐसे बयान दे देते हैं। जैसे दिग्विजय सिंह समय समय पे ऐसे बयान देते रहते हैं जिससे लगता है मानो कांग्रेस पार्टी हिंदुओं और देश के खिलाफ हो। तो उनको अपनी इमेज के प्रति कॉन्शियस होना चाहिए। इसी तरह से कई मुद्दे वो जो जनता से जुड़े हुए हैं उनको ठीक से नहीं उठा पा रहे हैं। जैसे बेरोजगारी का मुद्दा है, किसानों की बदहाली का मुद्दा है, शिक्षा को लेके मुद्दे हैं, स्वास्थ्य को लेके मुद्दे हैं, और सार्वजनिक परिवहन से संबंधित बातें हैं, उनको कांग्रेस ठीक से नहीं उठा पा रही है। मैं ये भी मानता हूँ कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं, जैसे बेरोजगारी का मुद्दा लें उदाहरण के लिए, तो उसको समग्र रूप से बार बार की बेरोजगारी दूर करिए, ये करिए, इसके बजाय यदि कांग्रेस एक ठोस प्लान लेके आए, जैसे कांग्रेस ये गणना करे कि केंद्र सरकार में कितने पद रिक्त हैं,
और उन पदों को लेकर लड़ाई करे और तब तक वो संघर्ष करे जब तक कि भारत सरकार उन रिक्त पदों को भरकर रोजगार नहीं देती। तो इस तरह की जो ठोस कार्रवाई करे। इसी तरह से निजीकरण हो रहा है, निजीकरण से क्या है, सरकारी नौकरियां कम हो रही हैं, तो उस निजीकरण का ठीक से उनको विरोध करना चाहिए। इसके अलावा वो अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव चाहते हैं जिससे रोजगार उत्पन्न हो, ये उनको बताना चाहिए। तो कुल मिलाकर आम आदमी की जो समस्याएं हैं उनको कांग्रेस को आवाज़ देनी चाहिए, और न केवल वो आवाज़ दें बल्कि पिन पॉइंट करें और साथ ही अपने सुझाव भी दें, तो ज़्यादा उपयोगी रहेगा। कांग्रेस को क्या क्या मुद्दे उठाने चाहिए? जैसा मैंने आपको कहा, बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, किसानों की बदहाली समस्या है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में जो कुछ हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है, स्किल डेवलपमेंट एक बड़ा मुद्दा है। मोदी जी बात करते थे कि हम स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से लोगों को रोज़गार देंगे, आज स्किल डेवलपमेंट को लेके कोई बात नहीं हो रही है। तो कांग्रेस क्या है कि भारत चीन सीमा के मुद्दे को जिस तरीके से उठाती है बार बार, उसके बजाय यदि कौशल विकास या स्किल डेवलपमेंट के मुद्दे को उठाती तो ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होता। भाजपा के हिंदुत्व के मायाजाल को कांग्रेस कैसे तोड़ सकती है? देखिए, कांग्रेस को बहुत ज़्यादा दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है। उनके पास दिग्विजय सिंह जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी ही टीम पे गोल कर देते हैं। उनको पता ही नहीं रहता कि हम जो फुटबॉल पे जो किक मार रहे हैं उससे गोल इधर हो रहा है उधर हो रहा है। तो समय समय पे दिग्विजय सिंह हैं, वो शायद अल्पसंख्यकों को तुष्टीकरण के उद्देश्य से वो कहते होंगे, लेकिन उनके जो बयान होते हैं उससे मान लीजिए 500 वोट हो सकता है कांग्रेस को ज़्यादा मिले, लेकिन 5 लाख वोट खराब हो जाते हैं। तो ये जो एंटी हिंदुत्व छवि है, इससे कांग्रेस को बाहर आना चाहिए। और बहुत सारे सवाल हैं जो भारतीय जनता पार्टी उठाती है, उनका ठीक से उनको जवाब देना पड़ेगा। जैसे भाजपा ये सवाल उठाती है कि जब से वो सत्ता में आए हैं तब से आतंकवादियों के जगह जगह होने वाले धमाके बंद हो गए हैं, आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है, और ये सच भी है। तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। राम जन्मभूमि को भी लेके जो कांग्रेस का स्टैंड रहा वो दोषपूर्ण रहा। जैसे अदालत का फैसला आया उसको भी उनको खुशी से स्वीकार करना चाहिए था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये जो विवादित स्थल है इस पे भगवान राम का मंदिर बनेगा, सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया, तो उसको और ज़्यादा खुशी के साथ कहना चाहिए और जानबूझ के छवि नहीं बनानी चाहिए कि हम एंटी हिंदू हैं। कांग्रेस संचार माध्यमों के द्वारा अपना पक्ष जनता के सामने क्यों नहीं रख पा रही है? आजकल जनता से कम्युनिकेट करने का सबसे प्रभावशाली माध्यम यदि कोई है तो वो टेलीविज़न चैनल है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मैंने ये देखा है कि जितने भी जो प्रवक्ता होते हैं वो बहुत ज़्यादा ठीक से कांग्रेस का पक्ष नहीं रख पाते हैं। तो कांग्रेस को एक नई पीढ़ी के कुछ युवाओं को आगे लाना चाहिए और उनको प्रशिक्षण देना चाहिए कि किस तरह वो बात करें टेलीविज़न चैनल्स पे जाके और किस तरह अपनी बात लोगों तक पहुंचाएं। देखिए, बीच में एक ऐसी स्थिति बन गई थी कि कांग्रेस के जो प्रवक्ता होते थे वो पार्टी की छवि बनाने के बजाय ख़राब कर रहे थे, वो पिट के आते थे। तो नतीजा हुआ कि जो कांग्रेस की आला कमान थी उसने अपने सभी प्रवक्ताओं को निर्देश दे दिया कि आप 1 साल तक या अग्रिम आदेशों तक आप टेलीविज़न चैनल पे जाएं नहीं। तो मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि यदि मुझे ये कहा जाए कि आपके लिए आपकी दृष्टि में आदर्श टेलीविज़न पे किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता कौन है, तो मैं सुषमा स्वराज जी का उदाहरण देना चाहूँगा। जब वो जूनियर थी उस समय वो बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता थी, और जब वो दूरदर्शन पे अपनी बात कहती थी तो वो देखते ही बनता था कि किस तरह वो कन्विंसिंग तरीके से, शालीनता से, मधुरता के साथ अपनी बात कहती थी। तो देखिए, मेरा ये भी अनुभव है कि कांग्रेस के अंदर कुछ कपिल सिब्बल जी जैसे वकील हैं जो बड़े एरोगेंट हैं, लेकिन किसी कोर्ट के अंदर खड़े होकर पैरवी करना और चैनल के उस पर आके स्क्रीन पे आप पार्टी का पक्ष रखना, इसके अंदर बहुत अंतर है। ये बिल्कुल अलग वो है। तो जो कपिल सिब्बल वाली एरोगेंस है वो नहीं चाहिए, यहाँ सुषमा स्वराज जैसी विनम्रता और मिठास चाहिए। तो इसके लिए वो प्रशिक्षण दे, एक पैनल तैयार करें हर जिले में, हर राज्य में, राष्ट्रीय स्तर पे, और उस पैनल का सदुपयोग करें। ये कांग्रेस के नेताओं का आपस में लड़ना और ट्वीट डिलीट कर देना, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस के बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो ज़मीन से जुड़े हुए नहीं हैं, जो ज़िंदगी भर राज्यसभा से ही आते रहे,
जैसे गुलाम नबी आज़ाद जैसे दर्जनों हैं, मैं एक एक का नाम लूँगा तो ठीक भी नहीं लगेगा। तो यदि ज़मीनी हकीकत से जुड़ा हुआ है, ज़मीन से जुड़ा हुआ, लोगों से जुड़ा हुआ नेता होगा तो वो राजनीति करने के बजाय जनसेवा करेगा और पार्टी का काम करेगा। दुर्भाग्य से कांग्रेस में ऐसे नेताओं की एक बहुत बड़ी जमात खड़ी हो गई है जो ज़मीन से नहीं जुड़े हुए हैं और वो ट्विटर पे ही नेतागिरी करते हैं और कभी कभी वो आपस में भी लड़ पड़ते हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस की लोकसभा या राज्यसभा की भूमिका में आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे फिर से सुषमा स्वराज जी का उदाहरण देना पड़ेगा कि जब यूपीए सत्ता के अंदर था तो एनडीए की ओर से सुषमा जी ने एक भाषण दिया था महंगाई के खिलाफ, और उन्होंने बड़ी चतुराई के साथ कांग्रेस को और उसके सहयोगी दलों को घेर लिया और उनकी उस स्पीच को सुनने के बाद हर गृहिणी को, हर आदमी को, हर मजदूर को, हर किसान को ये लगने लगा कि इस महंगाई के लिए कांग्रेस और उसके जो सहयोगी दल हैं वो जिम्मेदार हैं। तो ये जो लोकसभा का फोरम है या राज्यसभा का फोरम है, ये बहुत महत्वपूर्ण फोरम है, इसका सदुपयोग होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के पास ऐसे वक्ता नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं कि वहाँ शोर शराबा कर देते हैं और बायकाट करके आ जाते हैं, बहिष्कार करके आ जाते हैं। जबकि उनको यदि लोकसभा विसर्जित होती है, राज्यसभा इस तरह से स्थगित हो जाती है, तो उसका लाभ सत्तारूढ़ पार्टी को मिलता है। आप देखिए पिछले सत्र में क्या हुआ कि राज्यसभा में हंगामा हुआ, बहिष्कार हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे बिल हैं जिस पर चर्चा हो सकती थी, सार्थक बहस हो सकती थी, सरकार को कटघरे में खड़ा कर किया जा सकता था, उसके बजाय जो कांग्रेस के बायकाट से चर्चा नहीं और सरकार का काम आसान हो गया, वो सारे बिल पास हो गए। तो जो लोकसभा और राज्यसभा का फोरम है उसका कांग्रेस ठीक से इस्तेमाल नहीं कर रही है। फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए।